नमस्कार। आज की वीडियो ये पावर्स एंड हियरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया, भारत में आपराधिक न्यायालयों की शक्तियां और पदानुक्रम। बेसिकली इस वीडियो के पीछे बनाने का मेरा एक पर्पज रहा, क्योंकि जब मैं कोर्ट में था तो मेरे पास एक क्लाइंट आया और वो मेरे से बोला कि मैं जो है इस आदमी के विरुद्ध जो है सीधा दिल्ली में जाके सुप्रीम कोर्ट में जो है केस करूंगा। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे को उसको बहुत समझाना पड़ा कि जब भी मेरे को पूरा बताना पड़ा उसको कि अ, यार तेरा अपराध जो ऐसा नहीं है कि जिसमें कि तू सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। इसमें अगर तू करना चाहता है तो प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास कर सकता है। ठीक है। पर वो जनरल जब मैंने बताया वो नहीं माना, पर फिर भी आई फिर उसके बाद मैंने ट्राइड माय बेस्ट और उसको सब कुछ बताया कि किस तरीके से हमारे कोर्ट्स में हियरार्की होती है और हियरार्की मतलब और उनकी क्या-क्या पावर्स होती है। और मैंने एज़ पर माय टाइम मैंने उनसे फीस चार्ज की और मेरे दिमाग में फिर कांसेप्ट आया क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। तो दिस इज़ वीडियो ओनली फॉर दिस पर्पज़ कि हमारे देश में किस तरह जो है क्रिमिनल जो प्रोसीजर है कोर्ट्स में और उनकी किस तरीके से क्या पावर्स हैं, वो सारी जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। बेसिकली हमारे जो भारत में आपराधिक न्यायालयों की शक्तियां और पदानुक्रम है, ये बहुत ही सेट मैनर में डिसाइड की जा चुकी हैं और ये सारा का सारा आपका जो हमारा क्रिमिनल कोड है उसमें दिया हुआ है। ठीक है। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो लीगल सिस्टम इन इंडिया रेफर टू प्रोसीजर और प्रोसेस फॉर इंटरप्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग द लॉ। बेसिकली कुछ नहीं है इसमें, जो लीगल सिस्टम है हमारा इंडिया का उसका इतना सा काम है जो कि हमारे जो कानून व्यवस्था है उसको ठीक ढंग से व्यवस्थित किया जा सके। देखिए, आज का जो ये लेक्चर है, ये पूरा का पूरा आपका इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ठीक है? तो जो लोग इंग्लिश में समझना, जो नोट्स इसके अगर इंग्लिश में बनाना चाहें तो इंग्लिश में बना सकते हैं, जो इसके हिंदी में बनाना चाहे वो हिंदी में भी बना सकते हैं और जो इसको समझना चाहे तो वो समझ भी सकते हैं। बेसिकली देखिए, एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ आपको कि जो ये हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है, सॉरी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इसका सिर्फ इतना सा काम होता है कि देश में जो कानून व्यवस्था ठीक से बने रहे। ठीक है। अगर कोई किसी के खिलाफ कोई अपराध करता है तो उसको जो है क्रिमिनल जस्टिस के हिसाब से उसको जो है न्याय दिलाया जाए। ठीक है। और इसके लिए क्रिमिनल जस्टिस में इसमें जस्टिस दिलाने के लिए कोर्ट में हमारे सिस्टम में किसका प्रावधान है? कोर्ट्स का। और कोर्ट जो है वो क्या करती है, जो प्रोसीजर दे के रखे हैं हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स के, क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जो है, उसके तहत जो है आपका सारा का सारा वो काम करती है। अगर कभी भी कोई, जैसे कोई भी आपराधिक दंड या पुनर्वास प्रयासों के साथ कानून की जो उल्लंघना करता है, तो उसके प्रति जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है एक्शन में उसको मतलब उसको जो है दंड दिया जाता है। ठीक है। और हमारी जो ये क्रिमिनल सिस्टम है एक बहुत ही यूनिक सा सिस्टम है और बहुत ही एक सुंदर सिस्टम है। जैसे अब हम पढ़ेंगे तो फिर आपको ज्यादा पता चलेगा। और नाउ फर्स्ट थिंग, देखिए सबसे पहले जो आता है सुप्रीम कोर्ट आता है। सबसे अपेक्स कोर्ट है, जो सबसे आपका बड़ा कोर्ट है, जिसको बोलते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इज द हाईएस्ट एंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील under the Constitution of India. It is the highest constitutional court. Okay. The apex court has the following extensive power under Article 32 the Indian Constitution. Supreme Court has a writ jurisdiction. इसका अर्थ ये है कि जो है रिट्स जो है हमारे आर्टिकल 32 में जो दे के रखी हैं सभी और कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो रेमेडियल है आपके, जैसे हैबेस कॉर्पस हो गई, जो भी आपकी रिट्स हैं वो जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट में आप दायर कर सकते हो। इसको रिट कोर्ट भी बोलते हैं। और एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, इसमें सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन रहते हैं। इट हैज और it is a power to punish for a contempt under Article 129. The apex court has a original jurisdiction under Article 131 and it is the highest court of appeal in the entire country. देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय में आपकी अपील हो जाती है तो उसके आगे कोई भी आपका कोर्ट नहीं बचता। ठीक है। और जो भी कानून जो है सुप्रीम कोर्ट जो है डिक्लेयर करता है, वो जो है आपका सारे के सारे जो भी जितने भी आपके छोटे न्यायालय हैं, छोटे नहीं बोलो,
जो सुप्रीम कोर्ट से जो हायरार्की में आपके जो छोटे कम जैसे हाई कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, ट्रायल कोर्ट हो गया, आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट और सेकंड क्लास का, तो उसमें जो है वो बाधित होते हैं, ठीक है? इसमें और इसका जो आर्टिकल या अनुच्छेद 143 है हमारे संविधान का, उसके तहत जो है इसका जो है एडवाइजरी नेचर है, सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है, ठीक है? नाउ आर्टिकल 124 से 147 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है कोर्ट्स की जो कंपोजिशन वहां जो है मतलब कोर्ट कैसे बनेंगे वो देख के रखा हुआ है, ठीक है? मेनली इट इज एन अपीलेट कोर्ट विच टेक्स अप अपील अगेंस्ट द जजमेंट। बेसिकली क्या होता है आपका, इसमें जो हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट के तहत हाई कोर्ट की जो भी अपील होती है उसकी जो है हाई कोर्ट के केस का जो भी आपकी अपील करनी हो, सपोज आपने केस जो है हाई कोर्ट में फाइल किया है और आपके खिलाफ यू आर अक्यूज्ड इन अ मर्डर केस, आप एक अ, खून के केस में जो है आप पे कत्ल के केस में जो है आपके खिलाफ कोई मुकदमा आपके फेवर में नहीं आता है और आपको जो है कन्विक्ट कर दिया जाता है, तो आप उसकी जो याचिका है उसके खिलाफ जो अपील है वो आप कहाँ कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। और जो आर्टिकल 32 है उसके तहत जब आप उसके इफ यू अकॉर्डिंग टू दैट कि कोई भी जो है आपकी जो रिट है, आपके जो हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो संवैधानिक उपचार जिसे बोलते हैं, उसके तहत जो है आप अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल 32 यू कैन फाइल अ रिट पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? नाउ अब सुप्रीम कोर्ट में तो देखिए इतना सा है। अब जब देखिए सुप्रीम कोर्ट से नीचे की बात जब मैं समझा रहा था, तो उसमें जब सबसे जो हमारा जो जो नीचे का कोर्ट आया वो आया हाई कोर्ट। और ये हाई कोर्ट क्या होता है आपका? हाई कोर्ट होता है आपका का स्टेट में जो कोर्ट्स का जो सबसे सुपरवाइजरी जो अ, एक कोर्ट जिसे बना जो एपेक्स कोर्ट होता है आपका एक स्टेट में, वो जो है आपका हाई कोर्ट होता है, ठीक है? द हाई कोर्ट आर टू द सेकंड लेवल ऑफ द हायरार्की, दूसरे नंबर पे आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले उसके बाद हाई कोर्ट। दे आर गवर्नड, ये आपका जो अनुच्छेद 141 है आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द बाउंड बाय द जजमेंट ऑफ अपेक्स कोर्ट। वही बाउंडेज की बात आ रही है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड इन द ऑल कोर्ट, ठीक है? लोअर कोर्ट ऑफ इंडिया हैव बीन क्लासिफाइड एज फॉलो। देखिए जो आपके लोअर कोर्ट हैं, जैसे बेसिकली जो जनरल सा मैं अभी आपको आई एम जस्ट गिविंग अ लिटिल आइडिया। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया ऐसे एरिया आ गए जहाँ पे कि आपकी पॉपुलेशन जो है 1 लाख से ज्यादा होती है, ठीक है? 1 लाख से ज्यादा, जैसे दिल्ली शहर में आ गया आपका, जहां भी आपने किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन जो है आपकी और अगर 1 लाख से ज्यादा आए तो जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया आ जाता है, ठीक है? और द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन जो है इसको डिक्लेयर करती है और किसी भी सिटी को कि ये जो है आपका एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है, ठीक है? और मेट्रोपॉलिटन एरिया में जब सबसे पहली कंडीशन जो है आपकी इसमें क्या आती है, 10 लाख की, 10 लाख से ऊपर की आपकी पॉपुलेशन होती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया में सबसे जो कोर्ट्स होते हैं, सेशन कोर्ट आता है और उसके नीचे आपका चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आता है और फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आता है, ठीक है? उसी तरह किसी स्टेट में, सॉरी किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी स्टेट के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट ले लो आप, तो उस डिस्ट्रिक्ट में आप जैसे सेशन कोर्ट आएगा पहले, फिर उसके बाद जहाँ पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आता है वहां पे आपका फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स आते हैं, ठीक है? नाउ वही बात की जो मैंने आपको बताया कि 141 के अंदर जो है जो भी लॉ जो है डिक्लेयर करेगा सुप्रीम कोर्ट, वो आपका सारे कोर्टों में बाउंडेड होता है। और ये देखिए 70 न्यायालय, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय में आपका 70 प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट, ठीक है? नाउ यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। नाउ अब आ गया आपका सेशन जज। अब जो सेक्शन 9 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, सीआरपीसी जो है वो सेशन जज के बारे में बात करती है, ठीक है? द स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिशेस द सेशन कोर्ट व्हिच हैज टू प्रिसाइडेड बाय अ जज अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। मतलब
जो स्टेट गवर्नमेंट जो है establishes the session court which has to be presided by the judge appointed by the high court। मतलब सेशन कोर्ट एक कोर्ट होता है जिसको कि देखिए कई बार क्वेश्चन देखिए प्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है सेशन कोर्ट को कौन स्टैब्लिश करती है, तो ऑप्शन आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट। ठीक है, तो करेक्ट दिमाग माइंड में याद रखो स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टैब्लिश करती है, पर पॉइंट जो है आपकी हाई कोर्ट करती है। ठीक है, नाउ द हाई कोर्ट अपॉइंट एडिशनल एज वेल एज असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है, जो सहायक न्याय और अतिरिक्त न्यायाधीश सेशन जज को भी हाई कोर्ट ही नियुक्त करती है। और द कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डिनरी सिट्स एट सच प्लेस एज द ऑर्डिनरी ऑर्डर्ड बाय द हाई कोर्ट। देखिए जहां पे हाई कोर्ट बोलेगी सेशन कोर्ट को बैठने के लिए वहीं पे वो बैठेगा। बट इन एनी पर्टिकुलर केस इन द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट it will have to cater to a convenience of the parties and a witness it shall preside it sitting at any other place after the consent of the prosecution and the accused according to the section 10 of the CRPC। assistant session judge are answerable to the session judge। देखिए कुछ नहीं, इसमें इतनी सी बात आ रही है कि किसी भी विशेष मामले में यदि सत्र न्यायालय की राय है कि उसे पक्षकारों और गवाहों की सुविधा को पूरा करना होगा और तो अभियोजन और अभियुक्तों की सहमति के बाद वो किसी भी अन्य स्थान पे जो है मतलब कहीं और भी जहां पे वो रेगुलरली बैठता है वहां के भी उसके अलावा कहीं और भी बैठ, जैसे यूपी में आपका लखनऊ में है, इलाहाबाद में है ना, अलग अलग। तो सीआरपीसी की धारा 10 के अनुसार सहायक जो आपका न्यायाधीश होता है, सत्र न्यायाधीश होता है, वो जो है आपका सत्र न्यायाधीश के प्रति वो जो क्या होता है बाउंड होता है कि उसको जवाबदेही बनती है। ठीक है, नाउ जो एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज हैं आपके, these are appointed by the high court of the particular state and they are responsible for the cases relating to the murders, theft, dacoity, pickpocketing and other such case in case of a absence of a सेशन जज। अगर आपका सत्र न्यायाधीश नहीं है तो फिर आपके जो ये केसेस बताए मर्डर, थेफ्ट, डेकोइटी, तो उन मामलों में जो है वो जो है उन मामलों को जो है वो ट्रायल करते हैं। ठीक है, अगर आपका सेशन जज ना हो। अब आगे आपके चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सॉरी द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट जो है there shall be as many as judicial magistrate of the first class and of a second class। the presiding officer shall be appointed by the high court। ठीक है, and the judicial magistrate shall be a subordinate to the session judge and the chief judicial magistrate except for the metropolitan area the judicial magistrate of the first class shall be appointed as the chief judicial magistrate। only the judicial magistrate of the first class may be designated as a additional chief judicial magistrate। बात सिर्फ यहाँ पे इतनी सी हो रही है कि मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, जो आपके जो सबसे नीचे की जो कोर्ट आती है हमारी क्रिमिनल जस्टिस में वो आती है आपकी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। ठीक है, तो एज पर दी मतलब जितनी जरूरत हो एज पर दी काम के हिसाब से जो है उनको अपॉइंट किया जाता है और उनकी जुरिस्डिक्शन क्रिएट की जाती है बाय गवर्नमेंट। और जो है उनकी जो सुपरवाइजरी जो होती है वो कौन करता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करता है ना। और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन अपॉइंट हो सकता है आपका, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो। और एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी कौन, जो आपका फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो। पहले आपके आगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसके बाद आपका सेशन जज। क्या क्या, सबसे पहले आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आपका फर्स्ट क्लास, फिर आपका चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिसे बोलते हैं मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, और उसके बाद आपका सेशन जज और वो आ गया आपका सत्र न्यायाधीश। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरह हमारा जो है सबसे छोटी इकाई जो है उसको क्या बोलते हैं और उसको किस तरीके से वो सबॉर्डिनेट होती है अपने अपने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, नाउ बेसिकली माय पर्पस की मैं आपको आज इसमें ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि सो मेनी टाइम ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि किस मैजिस्ट्रेट को या किस जज को कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, उसकी जुरिस्डिक्शन कौन डिसाइड करता है। तो प्रिलिमिनरी में इट इज बेटर कि आप ज्यादा जैसे वेयर एक्ट पूरा ना पढ़े, पर ये जो मेन पॉइंट्स हैं, जो बुलेट्स पॉइंट हैं, इनको प्लीज
अपना नोट्स बना के या इस वीडियो को गो थ्रू करके आप याद कर सकें। नाउ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दे आर इस्टेब्लिश्ड। देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया की मैंने बात की, और 10 लाख से जो ऊपर की जो पॉपुलेशन होती है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं। इसमें जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को पावर होती है कि वो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट shall be appointed as the chief metropolitan magistrate. The metropolitan magistrate shall work under the instruction of the session judge, जो हमने पहले बात की। executive magistrate according to section 20 in every district and in every metropolitan area, an executive magistrate shall be appointed by the state government and one of them become a district magistrate. जनरली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिनको हम एसडीएम बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं। नाउ देखिए सो मेनी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किस सेक्शन में है, दैट इज सेक्शन 20 ऑफ द सीआरपीसी। नाउ ये आपका हिंदी वर्जन है इसके बारे में। पावर ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कब जो है कौन सी पावर रहती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अल्टीमेट कोर्ट है आपका, ये लास्ट कोर्ट है, ठीक है। इसमें ये एक्चुअली जो फेडरल कोर्ट की जो बात आती है उसमें कुछ नहीं है, गिव्स द पावर ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू द कोर्ट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। ये थोड़ी सी सिविल्स भी बातें आ गई कि अगर दो स्टेट्स के बीच में हो तो आर्टिकल 131 में वो डिसाइड कर सकता है किसी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की कोई इंटरप्रिटेशन करनी हो तो वो आपकी इसमें कर सकता है। और जुडिशियल रिव्यू हो तो ऑल द लॉ इनेक्टेड आर सब्जेक्ट टू द स्क्रूटनी बाय द जुडिशरी। जैसे आपका अभी रिसेंट में एग्जांपल दूं आपको, जैसे सो मेनी लॉज जो है जैसे गवर्नमेंट बनाती है, बट सुप्रीम कोर्ट देखता है कि ये जो है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है या नहीं है, ठीक है। आपका जैसे करंट एग्जांपल में अगर हम लें, जैसे अभी 35A के बारे में बात हो रही थी कि जो कि स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी कि हाँ भाई ये स्पेशल स्टेटस अब ठीक है गवर्नमेंट ने खत्म भी कर दिया, तो ये जो गवर्नमेंट ने नया कानून जो स्टैट्यूट लाया इसमें या जो नया लॉ बनाए तो वो ठीक है कि नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इसमें कि ठीक है इट्स ओके। तो दीज ऑल आर थिंग कि ऐसा बहुत सारे जो कानून जो बनते हैं जो, क्योंकि अल्टीमेट गार्डियन कौन है आपका, दैट्स द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ही आपका जो कानून न्यायपालिका द्वारा जो भी आपके कानून बनाए जाते हैं उनको अनुच्छेद 137 के तहत जो है जांच करता है। तो दिस इज, और जो संघीय न्यायालय है जिसमें कि अगर स्टेट दोनों आपके राज्यों के बीच में, दो राज्यों के बीच में अगर कोई अ, विवाद छिड़ता है तो 131 में, ये छोटी छोटी आपकी सिविल पावर है। जनरली जो ये सुप्रीम कोर्ट है ये आपका कोर्ट ऑफ अपील है। The apex court is the highest court for the appeal in India, and it has the power to hear appeal from all the cases lying in the various high court and subordinate court of our country। मतलब जो भी आपके निचले कोर्ट हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ जाते हैं, ठीक है। वो जो आर्टिकल 132, 133, 4 जो है हमारे संविधान के, विद रिस्पेक्ट टू एनी जजमेंट डिक्री और फाइनल ऑर्डर और ऑल केसेस ऑफ द हाई कोर्ट, जो भी आपके हाई कोर्ट के जो भी फैसले होंगे, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है क्वेश्चन ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर ही डिसाइडिंग होती है, ना कि फैक्ट के ऊपर, ठीक है। अपील टू द सुप्रीम कोर्ट कैन बी मेड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी: कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, स्पेशल लीव पिटिशन। These are the things: constitutional matter, civil matter, criminal matter, special लीव पिटिशन, ठीक है। तो ये सारे हैं, अभी हम क्रिमिनल मैटर्स में ही रहेंगे। तो जो आपका हाई कोर्ट है, ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो आपकी हाई कोर्ट की है कि इन सम इशू द केस कैन बी डायरेक्टली फाइल्ड इन द हाई कोर्ट, ठीक है। दिस इज नोन एज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू द कोर्ट, दैट इज इन द मैटर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट, मैरिज एंड डाइवोर्स, ठीक है। और अपीलेट जुरिस्डिक्शन में द हाई कोर्ट इज द अपीलेट कोर्ट फॉर द केसेस कमिंग अप फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट। जो भी आपके निचले जैसे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर ट्रायल कोर्ट अगर यहाँ पे बोल रहे हैं तो यहाँ पे सेशन कोर्ट की बात कर रहे हैं। और सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन
दिस रेफर टू द पावर ऑफ अ जनरल सुप्रिटेंडेंट, मतलब स्टेट में सीधी सी बात है, हाई कोर्ट के पास आपका जो भी आपके नीचे से सेशन कोर्ट की जो भी अपील होगी वो हाई कोर्ट के पास जाएगी। कोई भी अगर काम आपका कोई भी नीचे से अगर सुपरवाइज करना है तो आपका हाई कोर्ट करता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द हाई कोर्ट। और जो सेक्शन 6 है उसके देखिए, सेक्शन 6 के हिसाब से आपका कि भारत के संविधान में जो विभिन्न न्यायालयों की शक्तियों पर प्रकाश डाला गया है और इन अदालतों के अलावा अधीनस्थ आपराधिक अदालतों की शक्ति और कार्यों को दंड प्रिय की जो हमारे सेक्शन 6 है के तहत प्रदान किया गया। और सेक्शन 6 जो है आपका उसमें बड़े अच्छे तरीके से जो है इनका जो है बताया गया है कि सबसे पहले एग्जीक्यूटिव जो सबसे नीचे की कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, फिर उसके ऊपर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आते हैं, फिर आपके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जैसे सेकंड आ गया, फिर मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट आया और उसके ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। और ये सारे के सारे आपके हायरार्की के साथ जो है वो जो है किसको सबऑर्डिनेट करेंगे, हाई कोर्ट को। तो सेक्शन 6 में आपका डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा हुआ है। द जो आपकी द पावर ऑफ द वेरियस सबऑर्डिनेट कोर्ट इज मेंशन्ड इन फॉर्म, देखिए 26 से 35 तक जो है सारी पावरें बताई गई हैं सीआरपीसी में, ठीक है। तो सेक्शन 26 जो है वो बोलता है कि मेंशन द लिस्ट कोड व्हिच आर एलिजिबल टू ट्राई ऑफेंस, कि कौन कौन से जो है ऑफेंस जो है ट्रायबल होंगे आपके किस किस कोर्ट में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 एनी ऑफेंस मेंशन अंडर इंडियन पिनल कोड मे बी ट्राइड बाय, देखिए आईपीसी में जो भी आपका अपराध होगा वो या तो हाई कोर्ट में या तो कोर्ट ऑफ सेशन में या एनी अदर कोर्ट इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जो हमारा पहला शेड्यूल है, जो हमारी अब जो दंड प्रक्रिया साहित्य की हमारी जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट जो न्यायालय होगा उसमें जो है होगा, ठीक है। जो उच्च न्यायालय है या सत्र न्यायालय है, ये सेक्शन 26 में बोल रहा है कि इनमें जो है ये अपराध जो है इनकी जो है आपकी क्या होगी, अपराध की जो उल्लिखित किसी भी अपराध की कोशिश की जा सकती है, ठीक है। और हालांकि यह सुनिश्चित करना होगा कि धारा 376, धारा 376 ए, 376 बी, 376 सी, धारा 376 डी और भारतीय 376 ई के तहत किए गए किसी भी अपराध को महिला न्यायाधीश द्वारा ही आजमाया जा सकता है, ठीक है। अब जो है सेशन कोर्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, अब देखिए हाई कोर्ट की बात खत्म हो गई, अब किसकी बात आ रही है, हाई कोर्ट की। तो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिशेस द सेशन कोर्ट, और जैसे मैंने पहले बताया, और इसके साथ साथ आपके कौन होंगे जो सत्र न्यायालय के साथ जो आपके असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल एज वेल एज असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है। मतलब सहायक सत्र न्यायाधीश और आपके अतिरिक्त न्यायाधीश। नाउ मैजिस्ट्रेट का जो है द jurisdiction ऑफ द केस, जो मैजिस्ट्रेट जजेस आर यूजुअली अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, जो मैजिस्ट्रेट जो है वो आपके हाई कोर्ट ही अपॉइंट करता है। अरे जिस एग्जाम के लिए आप सब लोग तैयारी कर रहे हो उसके बारे में बात कर रहा है कि आप सबको कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट अपॉइंट करता है, ऑब्वियस है। और सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग सीआरपीसी के कि जो आपके अगर जुबिनाइल है आपका कोई माइनर है तो उस केस में आपकी जो है एज पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 16 ईयर who is juvenile is exempted from the death penalty and punishment imprisonment, और जो है the chief judicial magistrate और any other court specially empowered under children act जो है हमारा बाल अधिनियम 1960 के अंदर जो होगा या किसी अन्य कानून के तहत सशक्त किया है जो युवा अपराधियों के उपचार, शिक्षण और पुनर्वास के लिए प्रदान करता है, ऐसे प्रयास करने के लिए उन कोर्टों में आपका मतलब या तो आपका मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट होना चाहिए या तो किसी कानून के द्वारा कोई स्पेशल एम्पावर्ड न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। माइनर के केस, सॉरी जुवेनाइल के केस में, और एज आपकी उम्र कितनी, 16। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जुवेनाइल का केस है वो कहाँ जाएगा, ठीक है। नॉट द मिससेलेनियस पावर, जो आपकी विविध शक्तियां हैं, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, जो सेक्शन 32 है आपका, स्टेट्स दैट अ हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑर्डर टू एम्पावर अ पीपल बाय देयर टाइटल। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम हाई कोर्ट और सरकार जो है जज जो किसी को भी जो है कौन सी पावर होगी वो बता सकती है। अगर किसी के पावर वापस लेनी हो, शक्तियों को वापस लेना हो, तो धारा 33 में उसका विवरण है। और न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेट की शक्तियां और उनके उत्तराधिकारों द्वारा कार्यालय में प्रयोग करने योग्य, मतलब कि पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्साइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस, मतलब जो बाद में जो जज आएगा
तो सब्जेक्ट टू द वो कैसे अगर उसको मतलब वो अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा, वो आपके सेक्शन 35 में देख के रखा है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों की शक्तियां उनके उत्तराधिकारियों द्वारा कार्यालय में प्रयोग करने योग्य हैं। धारा 35 के अनुसार इस संहिता के अन्य प्रावधानों के अधीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियां और कर्तव्यों का उनके उत्तराधिकारियों द्वारा प्रयोग या प्रदर्शन किया जा सकता है, ठीक है। अब बात आई सेंटेंस विच कैन बी पास्ड बाय द वेरियस कोर्ट। अब देखिए जो हाई कोर्ट है वो आपका डेथ सेंटेंस या जो बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट उसको पास कर, एनी सेंटेंस जो आपकी कानून में होगी उसको पास कर सकता है, ठीक है। अब जो है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज मतलब सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश जो है आपके टू पास ऑथराइज्ड बाय लॉ, मतलब वो ये भी जो है आपके जो भी आपकी हाईएस्ट जो है वो कर सकते हैं। बट अगर उन्होंने डेथ पेनल्टी सॉरी डेथ सेंटेंस देंगे कि अगर किसी को मृत्यु की सजा दी आपके किसने सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने, तो उसकी कंफर्मेशन कहाँ से लेनी पड़ेगी, मतलब हाई कोर्ट से। ये है कि एक सत्र या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास सॉरी कानून कोई भी सजा एक सत्र या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास कानून द्वारा अधिकृत किसी भी वाक्य को पारित करने का अधिकार है, ठीक है। सारी की सारी पावर्स हैं, पर मौत की सजा को पारित करते समय उच्च न्यायालय से पूर्व अनुमति लेना क्या है, आवश्यक है। किस किस को, सत्र और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को। असिस्टेंट सेशन जज जो है वो सिर्फ कितनी साल तक की सजा दे सकता है, वो सिर्फ 10 साल, मतलब सहायक सत्र न्यायाधीश सिर्फ आपकी कितनी जो है 10 वर्ष तक की सजा दे सकता है। अब हम मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात करेंगे। देखिए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को सिर्फ कितनी सजा देने की पावर है, ही कैन जो है ओनली इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन नॉट मोर देन 7 ईयर, ठीक है। और फर्स्ट क्लास जो मैजिस्ट्रेट होगा वो कितना 3 साल तक, और कितना फाइन कर सकता है 10,000। और जो सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट होगा वो कितनी 1 साल की सजा और जुर्माना कितना 5,000। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो है आपका मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट जो है वो 7 साल से अधिक कारावास को छोड़कर किसी भी कानून को मंजूरी, मतलब किसी भी कानून में जो है वो जो है उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है, वो ट्रायल कर सकता है। जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट होते हैं वो सिर्फ 3 साल से तक की अधिक की अवधि के अलावा किसी को भी कारावास की, मतलब 3 साल तक की सजा दे सकते हैं और 10,000 फाइन कर सकते हैं। और द्वितीय श्रेणी के जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो कितनी, सिर्फ 1 साल सजा और 5,000 तक का जुर्माना, ठीक है। अब आ गई बात चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एज द पावर ऑफ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे हमने बोला यहाँ पे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कितनी तक दे सकता है, 7 साल तक की, ठीक है। और तो चीफ मेट्रोपॉलिटन में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी आपकी कितनी दे सकता है, 7 साल तक, मतलब 7 साल से नीचे के आपके कोई भी ऑफेंस जो है वो उनको ट्रायल कर सकता है और उनमें जो है सजा दे सकता है, ठीक है। और अब बात रही इसके अलावा प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट की शक्तियां। ये जो आपका एक आ गया आपका चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, उसके नीचे आपके क्या आ गया, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो उसकी भी कितनी होगी, जितनी आपकी प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट की होगी। कितनी है प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट की, 3 ईयर। पहले आ गया आपका चीफ, देखिए द चीफ, जैसे आपका चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट आ गया, ठीक है, हैज द पावर ऑफ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एज वेल एज मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इन एडिशन टू द पावर ऑफ द फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। मतलब चीफ मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की पावर आपकी चीफ जो आपका मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की तरह होगी, और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की आपकी प्रथम श्रेणी की मैजिस्ट्रेट की तरह होगी, मतलब अप टू 3 ईयर जो है सेंटेंस पास कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 30 और में कि according to this section the magistrate has the power to pass imprisonment for default of a payment of fine as specified by law but the following condition need to be satisfied। देखिए मैजिस्ट्रेट जो है, मैजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किए गए वाक्य में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अदालत जो है मौत की सजा के साथ 7 साल की अधिक कारावास को छोड़कर किसी भी कानून को कहाँ आ गया, हाँ,
ये है, मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज ऑथराइज्ड टू पास एनी सेंटेंस। नहीं, हाँ, मतलब कि अगर आपका, देखिए, मैजिस्ट्रेट ने किसी को चोरी के केस में, मान लीजिए किसी को चोरी के केस में 2 साल की सजा और साथ में 10,000 रुपया जुर्माना किया। अब वो 10,000 रुपया उसने जुर्माना नहीं किया, वो डिफॉल्ट कर गया उसको, ठीक है। तो उसमें मैजिस्ट्रेट जो है कितनी उसको सजा दे सकता है इन एडिशन में, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये बात, पहली कंडीशन क्या है, द टर्म शुड नॉट गो बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, मतलब मैजिस्ट्रेट की शक्तियों के दायरे से आगे नहीं जाना चाहिए। मतलब जितनी उसकी शक्ति, जैसे 3 साल तक है, तो वो जो है आपका 3 साल तक ही रहना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एंड बहुत ही आराम से और ध्यान से इसको समझना होगा, क्योंकि सो मेनी टाइम जो है इसमें गलतियां हो जाती हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपका, क्योंकि इसमें एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है। बेसिकली जो सेकंड कंडीशन है, द टर्म्स शुड नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ द imprisonment which the magistrate is competent to award only if imprisonment awarded। मतलब जैसे कोई ऑफेंस है जिसमें 3 साल की सजा की मैजिस्ट्रेट कर सकता है, तो उसका 1/4 देगा उसको, ठीक है। इज अ पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस एज अ पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस, ठीक है। द इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस्ड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू द substantive sentence of a imprisonment for the maximum term abidable uh, by the magistrate under section 29। ये क्या बात कर रहा है, देखिए, कि इस धारा के तहत सुनाई गई कारावास की सजा धारा 29 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के एक कठोर सजा के अतिरिक्त हो सकती है। आप समझ रहे हो, मतलब जैसे 3 साल तक की उसने सजा दी, पर फिर भी वो जो है क्या कर गया, डिफॉल्ट कर गया, ठीक है। तो उसको वो कितना देगा, तो उसको वो कितनी सजा आएगी, 3 साल की जो 1/4 होगी वो इन एडिशन उसको दे सकता है। ये बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मतलब उसके अतिरिक्त दे सकता है। अगर इस कंसेप्ट को क्लियर नहीं हुआ है तो आप यू प्लीज आप जो है इनबॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस सेक्शन के दोबारा समझे। डेफिनेटली मैं डिटेल से आपको एक ऑफेंस लेके इसको समझाऊंगा। नाउ द सेंटेंस इन केस ऑफ अ कन्विक्शन ऑफ अ सेवरल ऑफेंस एट वन ट्रायल। सपोज मान लीजिए उसने चोरी की, मर्डर भी किया है, मर्डर नहीं किया चलो छोड़ दो, चोरी की उसने और किसी को ग्रीवियस हर्ट भी किया। तो उस मैजिस्ट्रेट ने एक में 3 साल कर दी, एक में 2 साल कर दी, तो 5 साल। अरे ये तो ज्यादा होगी। और मैजिस्ट्रेट ने बोला ये साथ साथ नहीं चलेंगी, ये एक के बाद एक चलेंगी। तो मैजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है, वो बात करते हैं, देखिए अब हम। तो इसमें द कोर्ट में सेंटेंस इन फॉर सच ऑफेंस इन वन ट्रायल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71। तो सेक्शन 71 के हिसाब से जो है ये चीजें, ये जो है आपकी पनिशमेंट, जो सेंटेंस जो दी जाती है। The court also has the power to award a several punishment. Such sentence of imprisonment may commence after the expiration of the other punishment। ये मैंने वही बात बोली कि कोर्ट ऐसी सजा भी दे सकता है कि पहले 3 साल चली, फिर 2 साल चली। मतलब ग्रीवियस हर्ट में उसको 3 साल की सजा हो गई, और थेफ्ट के केस में उसको 2 साल की सजा हो गई, तो टोटल मिला के हो गई 5 साल। अब देखिए आगे बात क्या आई, अनलेस कोर्ट डायरेक्ट सच पनिशमेंट रन साइमल्टेनियस। अगर कोर्ट ने बोला कि ये अलग अलग चलनी चाहिए तब ही चलेगी, तब वो एक के बाद दूसरी चलेगी, ठीक है। अगर कोर्ट ने बोला कि नहीं इकट्ठे चलनी चाहिए, तो वो इकट्ठे चलेगी। इन द केस ऑफ अ सक्सेसिव सेंटेंस इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द कोर्ट टू सेंड द offender before the court, high court, if the aggregate punishment for a several offense exceeding the power of the court to inflict the punishment for a single offense provided। देखिए अब उसके आगे कंडीशनें लेन कर दी, क्या क्या होती है, द imprisonment should not exceed a term of a 14 year, ठीक है। अब अगर जो आपकी 14 साल से ज्यादा की सजा नहीं वो दे सकते हैं, ठीक है। एक बात ये देखिए आप सब, और द एग्रीगेट पनिशमेंट आल्सो शैल नॉट एक्सीड द ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द पनिशमेंट
which the court is competent to inflict for a single offense। देखिए इसमें बात क्या आ रही है, जैसे चीफ जुडिशियल जैसे आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 3 साल तक के दे सकता है, तो 3 + 3 6, तो 6 साल से ऊपर के नहीं दे सकता है वो, ठीक है। उसको उसके नीचे के दायरे में ही रहना पड़ेगा। फॉर अपील एग्रीगेट पनिशमेंट पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन इज नॉर्मली अज्यूम्ड टू बी अ सिंगल सेंटेंस, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल। बात कुछ नहीं, बात इतनी सी हो रही है कि जो आपका न्यायालय के पास जो दंड देने की शक्ति है, अलग अलग जैसे बहुत सारे ऑफेंस आए, जैसे मैंने बोला एक में चोरी और ग्रीवियस हर्ट किया उसने, चोरी में उसको 2 साल और चोरी में 2 साल दी और ग्रीवियस हर्ट में 3 साल, तो मिला के उसने कितनी कर दी, और बोला एक के बाद दूसरी चलने की। अगर न्यायालय ऐसे बोलता कि वो साथ साथ में चलेगी तो भी नहीं, तो फिर वो कम रही, तो 3 साल में खत्म हो जाती। पर अगर बोला एक के बाद दूसरी चलेगी तो 3 2 5 हो गई, और कंडीशन क्या बोलती है कि वो उस न्यायालय की शक्ति से डबल नहीं होती, मतलब 3 + 3 कितना आ गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं हम, न्यायिक दंडाधिकारी जो प्रथम श्रेणी का है, तो 3 + 3 6, तो कितनी आ गई, कम आ गई, तो 5 साल आ गई। तो वो आपकी सजा क्या हुई, सही, वही बात जो है आपका ये सेक्शन 31 सीआरपीसी बोल रहा है, ठीक है। कंक्लूजन कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है कि भारत का संविधान जो है भारत में पूर्ण अधिकार और मूल्य रखता है, मतलब जो भी है हमारा जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंड द वैल्यू इन इंडिया, मतलब हमारा जो भी कानून बनेगा वो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनेगा, ठीक है। एंड इट इज नेसेसरी टू और की प्रोवाइड अ सेफगार्ड फॉर इट्स प्रोटेक्शन, एंड देयरफॉर कोर्ट हैव बीन वेस्टेड विद द वेरियस पावर टू कीप अ चेक टू इंश्योर दैट नो अथॉरिटी मिसयूज इट्स पावर, मतलब जो पुलिस को पावर देके रखी है क्रिमिनल की अरेस्ट करने की, पर उसको अधिकार भी देके के रखा हुआ है आर्टिकल 21 में लाइफ लिबर्टी का, ठीक है, अपने हिसाब से इंजॉयमेंट का, ठीक है। तो वो ताकि इन चीजों का सबका क्या बना रहे, बैलेंस रहे, ठीक है। इसीलिए the hierarchy of the court has been developed in such a manner that it become easy for everyone who is in a living in this country to knock the door of the courts whenever a dispute arises। बहुत ही अच्छा, जिस देखिए अगर आपका सपोज मान लीजिए आपको आपको किसी ने इलीगली क्रिमिनली डिटेन करके रखा हो, आपको किसी ने जो है कहीं बंद करके रखा हो बिना उससे, तो आपका कोई भी जो है हैबस कॉर्पस जिसको बोलते हैं ना आर्टिकल 32 में जो है आपको वो जो है मे हैव अ बॉडी, मतलब पेश करो कि इसको जो है गलत अरेस्ट, जैसे पुलिस ने आपको गलत अरेस्ट कर लिया, मिसयूज कर रही है पावर की, तो आपको क्या करेंगे पुलिस, आपका जो भी आपका नोन होगा, आप जो हो डायरेक्ट कहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि ये जो है गलत है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा क्रिमिनल सिस्टम डिजाइन करके रखा हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट द पावर्स एंड द hierarchy ऑफ द courts in India, criminal courts in India, and तो ये एक आपका डायग्राम सा है। देखिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आया, उससे नीचे हाई कोर्ट आती है, और उससे नीचे आपका सेशन कोर्ट आता है और एडिशनल सेशन कोर्ट, उसके नीचे देखिए असिस्टेंट सेशन जज। देखिए मैंने क्या बोला था आपको, सुप्रीम कोर्ट को एनी पावर, हाई कोर्ट को भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, सेशन कोर्ट को भी, एडिशनल सेशन कोर्ट को भी कोई भी जो है अपने लॉ में कोई भी पनिशमेंट जो है उसको पास कर सकता है। बट रिगार्डिंग द केस ऑफ डेथ कंफर्मेशन आपको किसकी चाहिए, हाई कोर्ट की करनी पड़ती है। वैसे ही आपको असिस्टेंट सेशन जज जो है 10 साल से ऊपर की सजा नहीं दे सकता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की दोनों सेम पावर्स होती हैं, और इस केस में कितनी सजा है आपकी, 7 साल तक दे सकते हैं, 7 साल से ऊपर तक के कोई भी ऑफेंस की कोई भी सजा दे सकते हैं। और फिर आगे आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास, वो आपका 3 ईयर और 10,000 रुपये फाइन, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 ईयर और आपका 5,000 रुपए फाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट एक, ये आपका सारा आपका एक समरी है, आप जो है गो थ्रू कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज यू कैन। इफ देयर इज एनी फॉल्ट, अगर इसमें आपको कोई फॉल्ट लगता है तो डेफिनेटली आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज टेल मी व्हाट इज द फॉल्ट and what are the weakness of this channel.